हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन और हम लोग इस सीरीज में क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वीडियो जो आ रही है ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद आ रही है और आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। और हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो चैप्टर नंबर कितना है, 11। कितना है? 11। हमने इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ डिस्कस किया है? वो डिस्कस किया था लाइट। कौन सा? लाइट। लाइट का चैप्टर डिस्कस किया। हम लोगों ने इंटेक्स क्वेश्चंस ट्राई किए और फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज ट्राई करी। इसका मतलब है कि हम लोग इस सीरीज में क्लास 10th की जो फिजिक्स है, जितने भी चैप्टर्स हैं, ह्यूमन आई ले लो आप, इलेक्ट्रिसिटी ले लो आप, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ले लो आप, या फिर हम लाइट ले लें, मैं इन चारों चैप्टर्स को ख़त्म करूँगा विद इंटेक्स और विद एक्सरसाइज। इससे आगे फिर मैं हम लोग डिस्कस करेंगे जो PYQs हैं। जो PYQs आपको कहीं ना कहीं आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में जो सितंबर वगैरह में आ रहे हैं, और प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स जो दिसंबर जनवरी में है, कुछ स्कूल्स में दिसंबर में है, कुछ में जनवरी में है, कुछ में फरवरी में, तो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको प्री बोर्ड में हेल्प करेंगे, वही क्वेश्चंस आपको हाफ ईयरली में हेल्प करेंगे, और वही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में हेल्प करेंगे। तो हम लोग तीनों के पर्सपेक्टिव से हम लोग PYQs देखेंगे। और उससे पहले हम लोग पहले चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इंटेक्स्ट, और उसके बाद में एक्सरसाइज। तो इस सीरीज में ये दूसरा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मैं लाइट डिस्कस कर चुका हूँ, और जो वीडियोज़ में मिस्टेक हुई है पीछे कुछ बच्चों ने बोला है, तो मैं कोशिश करूँगा आगे और इम्प्रूव करूँ चीज़ों को, और आप तक आसानी से और इजी लैंग्वेज में, मतलब सुलझी हुई लैंग्वेज में आपके पास तक वो वीडियो, वो लेक्चर, वो क्वेश्चंस, वो PYQs, या वो इंटेक्स्ट, या वो एक्सरसाइज आप तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग इस सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। आइए, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है जो किसी कंडक्टर से पास होती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो दो चीज़ें हैं इसमें, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड टाइम ड्यूरेशन। तो इसका मतलब हम लोग इसका फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम ड्यूरेशन। ओके, अब आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, और टी मतलब टाइम ड्यूरेशन या टाइम टेकन। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा किससे पास होने वाला है? कंडक्टर से। किससे? कंडक्टर से पास होने वाला है। चलिए, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट के बाद में इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ तो मैं, वो क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स हो और जिसके थ्रू वो पास हो, इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट जिसे हम वायर बोलते हैं वो हो, और साथ में घूम के वो सोर्स पर वापस आए। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट वो क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स और उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिससे पास हो सके, मतलब वायर ये वाला, वो, और साथ में वो घूम कर दोबारा से अपने सोर्स पर आए, ये रहा। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे कंज्यूमर, सोर्स, की, कंट्रोलर बोल सकते हैं इसमें जिससे हम कंट्रोल करते हैं, और वो डिवाइस जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। इसका मतलब है कि एमीटर वो डिवाइस है जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में हेल्प करती है। ओके, अब इलेक्ट्रिक सर्किट से आगे टॉपिक क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। इसका मतलब वो टोटल वर्क डन किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। वो टोटल वर्क डन
जो हम किसी भी चार्ज को, मान लो ये Q है और ये कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर, उस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए पर लेकर आते हैं, उस टोटल वर्क डन को और उस टोटल चार्ज के दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आते हैं, और वो चार्ज कौन सा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, +1 कूलम। क्या होता है, +1 कूलम। मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्ज, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हम किसी भी इन्फिनाइट पॉइंट से किसी एक मेन पॉइंट ए पर लेकर आते हैं, और वो जो टोटल वर्क डन होता है किसी वजह से बाय एक्सटर्नल फोर्स, उन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, जब हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स, तो जो भी टोटल वर्क डन होगा और टोटल चार्ज होगा, उन दोनों का रेशियो हमेशा हमें क्या गिवन करेगा, या क्या देगा हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि हम किसी भी चार्ज को किसी बी पॉइंट से किसी ए पॉइंट पर लेके आते हैं, वो टोटल वर्क डन, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज, उन दोनों के रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, और इसमें हम किसी एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। दोनों में वर्क डन का है, चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें इन्फिनिटी टू 1 पॉइंट, इसमें 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कोई डिवाइस तो होगी जो मेजर करती होगी, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। अब देखिए हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट हैज अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि भाई हम लोग 1 वोल्ट कब बोल सकते हैं, जब 1 कूलम मतलब 1 कूलम को हम लोग इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं, और उसके द्वारा किया हुआ वर्क कितना है, 1 जूल। उन दोनों का जो रेशियो हमें गिवन करता है वो हमेशा क्या देगा, हमें 1 वोल्ट देगा। इसका मतलब ये कि कोई भी 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर आता है, और उसके लिए जो भी एनर्जी या वर्क रिक्वायर्ड है वो है 1 जूल। उन दोनों को हम मतलब रेशियो की फॉर्म में या फिर डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हमको देता है हमेशा 1 वोल्ट। क्या देता है, 1 वोल्ट। देखिए ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक शेल को हम लोग इससे शो कराते हैं, बैटरी को हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही है, और की को हम लोग इस टाइप से शो करते हैं, जब ओपन हो, क्लोज हो तो उसके बीच में डॉट यूज़ करते हैं, और जहाँ वायर जॉइंट होता है तो उसको हम इस टाइप से यूज़ करते हैं, और वायर क्रॉस करता है मतलब बाईपास टाइप का, है ना, बाईपास टाइप का, तो हम इस टाइप से यूज़ करते हैं उसको। ये वो सिंबल्स हैं जो फिजिक्स के कहीं ना कहीं डायग्राम में या एक्सरसाइज में या कहीं क्वेश्चंस में गिवन में आपको गिवन होगा हमेशा, तो आपको बस ओनली आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर कहीं आपको सर्किट बनानी हो तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। सोर्स तो ये रहेगा ना इलेक्ट्रिक करंट का, या फिर इसको यूज़ करेंगे हम लोग, या फिर ऑन ऑफ का सिस्टम इसको यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, इसका मेजॉरिटी में 10th क्लास लेवल पे कम यूज़ होता है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है इतनी खास। और फिर इससे आगे कुछ और सिंबल्स हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, देखिए बल्ब भी एक रेसिस्टेंस ही है। क्या है, रेसिस्टेंस ही है, तो हम लोग इस बल्ब को रेसिस्टेंस भी शो करा सकते हैं। और क्योंकि रेसिस्टेंस एक कंज्यूमर ही तो होता है, रेसिस्टेंस को हम लोग इस टाइप से शो कराते हैं। वेरिएबल और रियोस्टेट को हम इस टाइप से शो कराते हैं। और एमीटर, जो एमीटर क्या है, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है।
उसका सिंबल ये होता है। वोल्ट मीटर डिवाइस वो होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। चलिए सर, और नेक्स्ट आ गए ओम्स लॉ। इस सीरीज में आगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है कि जब भी किसी भी सर्किट से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो इलेक्ट्रिक करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और V प्रोपोर्शनल I और V इक्वल्स टू KI। K का मतलब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? RI। और R क्या है बेटा? यहाँ पर R है रेसिस्टेंस। क्या होता है ये? रेसिस्टेंस। और इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब इसका मतलब हमें एक समझ में आता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक करंट से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा हमको? कांस्टेंट टर्म देगा। क्या देगा? कांस्टेंट टर्म देगा। ओके, अब इससे हमें ये चीज़ तो मिलता है कि आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ओनली एक डिवाइस के लिए। देखिए हम लोग डिवाइस में रेसिस्टेंस ही चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन V और I की वजह से R पर मेजॉरिटी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा किसकी वजह से? हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सी कंडीशन पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब हम लोग टेम्परेचर में चेंज ना करें तब ओम्स लॉ अप्लाई है, वरना नहीं है। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। इसका मतलब ये कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर किसी सर्किट से पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उस सर्किट से पास होने वाले या एक्रॉस एंड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वे दोनों क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, अब इस सीरीज में भाई आगे क्या है? इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर remains constant then the current through it is directly proportional to the potential difference। इसका मतलब ये कि जो ये फिजिकल कंडीशन सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है तभी ओम्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेबल है, वरना नहीं है। अब ओम्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता? देखिए पहली लिमिटेशन क्या है इसकी? जब भी टेम्परेचर हम लोग चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। और सेकेंड, कंडक्टर इज नॉन ओमिक। मतलब नॉन ओमिक डिवाइस कौन सी होती है? डायोड, ट्रांजिस्टर, लैंप, क्योंकि ये सब क्या है? वो हैं जिनके जो हाई टेम्परेचर पर भी काम करती है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो तो इन्हें कोई इफेक्ट, खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लास्ट, फिजिकल कंडीशन सच एज प्रेशर और डायमेंशन चेंज। मतलब वही सेम कि हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तब भी अप्लाई नहीं होगा, प्रेशर चेंज करेंगे तो भी अप्लाई नहीं होगा, और हम लोग डायमेंशंस चेंज करते हैं तो भी अप्लाई नहीं होगा। तो 3 से 4 लिमिटेशन है किसकी? ओम्स लॉ की। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी अप्लाई नहीं, प्रेशर चेंज करेंगे तो भी अप्लाई नहीं, डायमेंशन चेंज करेंगे तो भी अप्लाई नहीं, और नॉन ओमिक डिवाइस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन सी है नॉन ओमिक डिवाइस? नॉन ओमिक डिवाइस वो होती हैं जो हाई टेम्परेचर पर काम करती हैं। कौन कौन सी? डायोड, ट्रांजिस्टर और लैंप, फिलामेंट लैंप। ओके, आज एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन है, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा हार्ड हो रहा है क्योंकि थोड़ा। और इसमें नेक्स्ट है VI ग्राफ। अब देखिए हम लोगों ने ओम्स लॉ में 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। पहला पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V और इलेक्ट्रिक करंट मतलब I। अब इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग रिलेशन ऑलरेडी फाइंड या रिलेट कर चुके हैं। क्या था? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। I इंक्रीज होगा तो V इंक्रीज होगा, और V इंक्रीज होगा तो I पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब VI ग्राफ क्या बोल रहा है? VI ग्राफ ये बोलता है कि कोई भी ओमिक कंडक्टर है
क्या है, ओमिक कंडक्टर, और ग्राफ किसके बीच में, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो हमेशा कैसा ग्राफ रहेगा वो, स्ट्रेट लाइन। कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा रहेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। कहाँ से, ओरिजिन से। देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मैथ्स में कि एक्स एक्सिस कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, जो कि ऑलरेडी ये है। वर्टिकल कौन सा होता है, वाई एक्सिस। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पर लिया, एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये कि मैंने ये लास्ट में डिस्कस किया था कि V और I दोनों का रेशियो हमेशा हमें क्या देगा, कांस्टेंट टर्म देता है। क्या देता है, कांस्टेंट। ये कहाँ से पढ़ा हम लोगों ने, ओम्स लॉ से। कहाँ से, ओम्स लॉ से। देखिए 10th क्लास में ओम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बगैर आपका गुजारा बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग ओम लॉ का ग्राफ, जिसे हम मेरे पीछे ऑलरेडी है, नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ क्या हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, बट वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। हम लोग ग्राफ आई लेंगे इस पर, और वी लेंगे, इस टाइप से बोल दो, नॉन ओमिक का ग्राफ हो जाएगा। ओमिक का वो ही रहेगा सेम, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो नॉन ओमिक का कुछ भी हो सकता है, घुमा फिरा कुछ भी बना लो आप लोग, वो नॉन ओमिक ही है। और स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म टाइप का, वो क्या रहेगा, ओमिक डिवाइस का। अब देखिए वो फैक्टर, देखिए अब हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा कि हमें वो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे वो फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फर्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज एज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। मतलब ये कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। चलिए जी, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड, रेजिस्टेंस डिक्रीज एज द अक्रॉस, सॉरी रेजिस्टेंस डिक्रीज एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज। मतलब एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। मतलब ये क्या है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, मतलब ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। अब दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूं, उससे पहले थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मेटेरियल रेसिस्टिविटी, जिसे हम पाई बोलते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेसिस्टिविटीज। मटेरियल्स विद हायर रेसिस्टिविटी हैव हायर रेसिस्टेंस। इसका मतलब जब भी कोई भी मेटल से, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स होंगे, सभी की रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगी, और सभी अपनी रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, रेसिस्टेंस पर। किस पर डिपेंड करेगी, रेसिस्टेंस पर। और रेसिस्टेंस की, सॉरी किसी मेटल का या किसी भी डिवाइस का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा ही होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर मोस्ट मेटल्स रेसिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटल्स में हमेशा रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। और सेमीकंडक्टर्स में रेसिस्टेंस डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब सेमीकंडक्टर्स में रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, इंक्रीज विद इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये कि मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। इसका मतलब इन्वर्सली टाइप का कुछ है। ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करें तो ये दोनों इक्वेशंस मुझे क्या देने वाली, ध्यान सुनना है आप लोगों को। देखिए फर्स्ट, रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी। रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ये भी इक्वेशन थी हमारी। मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। अब प्रोपोर्शनल का साइन मुझे कुछ तो देके जाएगा, वो क्या देने वाला है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। मतलब ये वो टर्म है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। आर मतलब रेसिस्टेंस, रो मतलब रेसिस्टिविटी, एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर।
मतलब ये कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ। कितनी टर्म्स के बीच में रिलेशन, 3 टर्म्स के बीच में, वी आई आर, मतलब वी इक्वल्स टू आई आर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 4 टर्म्स के बीच में रिलेशन। कौन कौन सी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड पे क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड पे रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों की क्या है, रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन रहा है बेटा, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो भाई रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर ए अपॉन एल। इसका मतलब ये दोनों क्या आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ओके, नेक्स्ट क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। इसका मतलब ये कि रेसिस्टर्स क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, उसको हम किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे कैसे पढ़ा है हम लोगों ने, और कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। When 2 or more resistors are connected together in a circuit, they form a system of resistors। मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, किसमें, सर्किट में। तो वो हमें क्या फॉर्म करेंगे, रेसिस्टर्स का सिस्टम फॉर्म करेंगे। अब देखिए, एक तो मेथड होता है कि मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर लूँ, जिसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक बोलते हैं हम लोग उसको पैरेलल टाइप में, जिसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मतलब एक यहाँ रेसिस्टेंस, एक यहाँ पर, एक इसके ऊपर। तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी है। देखिए, R1 फर्स्ट रेसिस्टेंस, R2 सेकेंड रेसिस्टेंस, और R3 थर्ड रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये कि वो टाइप के कॉम्बिनेशन, या वो कॉम्बिनेशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट सिमिलर होता हो, उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या, वो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट एवरी रेसिस्टेंस सिमिलर होता हो, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता हो या फिर स्प्लिट होता हो। वो कॉम्बिनेशन या वो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट विल सिमिलर, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट सिमिलर एट ईच रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये कि R1 पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वही R2 पर इलेक्ट्रिक करंट होगा, और वही R3 पर इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन जो R1 पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो ये जरूरी नहीं है कि वो R2 पर भी पोटेंशियल डिफरेंस हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो R3 पर भी पोटेंशियल डिफरेंस हो। इसका मतलब ये कि ये रेसिस्टेंस वाइज वेरी करेगा। क्या वेरी करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी सीरीज कॉम्बिनेशन की, रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, सो द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर। इसका मतलब ये कि जितने भी रेसिस्टेंस, ये तो 3 हैं, और भी हम कनेक्ट करें तो जितने भी रेसिस्टेंसेस होंगे उन सब पर इलेक्ट्रिक करंट सिमिलर होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस कभी सिमिलर नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है रेसिस्टेंस का, वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या है रेसिस्टेंस की। ठीक है, और हम लोग ये चीज कहां पढ़ कर आए हैं, ओम्स लॉ में। हम लोग ओम्स लॉ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने, और इसका फॉर्मूला जो है ये हम प्रूफ करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, एक सर्किट में बैटरी, उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, रेसिस्टेंस, 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 और ये की, या हम चाहें थोड़ा बहुत तो इसमें एमीटर भी ऐड कर सकते हैं, चाहो तो आप लोग। ठीक, अब ये रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस R2, ये रेसिस्टेंस
R3 और ये लास्ट रेसिस्टेंस R4। मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो सेम रहेगा, क्या है, I, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3 और R4 के अक्रॉस V4, और यहाँ पर V नेट या V आप बोल सकते हो, या रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो इसको। तो मैं V नेट कैसे फाइंड करूँगा? V नेट इक्वल्स टू जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस हैं उन सबको ऐड करूँगा। ठीक है, हम लोगों ने ओम्स लॉ से पढ़ा है कि V की वैल्यू क्या होती है, आई आर। क्या होती है, आई आर। तो V1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, V1 की वैल्यू होगी, I तो सेम है लेकिन रेसिस्टेंस तो डिफरेंट है ना सारे, तो I इंटू R1, और V2 I इंटू R3, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ R2 कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, IR3, और V4 की वैल्यू IR4। मैं इन सभी वैल्यूज को पुट करता हूं तो क्या आएगा, IR नेट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। ये क्या है, समीशन किसका, सभी पोटेंशियल डिफरेंस का। और इन सभी में कॉमन क्या आने वाला है बेटा, इन सब में कॉमन आने वाला है I, क्योंकि I ही तो है जो हर रेसिस्टेंस पर सिमिलर है। कैसा है बेटा, सिमिलर। ठीक, अब I से I कैंसिल आउट, तो क्या होगा, R नेट की वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये क्या है, नेट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर 4 रेसिस्टेंसेस। इसका मतलब ये कि जैसे ही रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे या कंबाइन करेंगे तो R नेट का फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब यही फॉर्मूला n नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस हो तो क्या होने वाला है, R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 Rn। इसका मतलब ये कि जितने भी रेसिस्टेंस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। किसको ऐड करेंगे, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट हर रेसिस्टेंस पर सिमिलर रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिफरेंट होता है। ओके, अब इसमें इसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, देखिए, रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स सो द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज द सेम। इसका मतलब ये कि इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट एवरी रेसिस्टेंस पर हमेशा सिमिलर होता है और वेरी करता है तो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसमें क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिपेंड करता है कि उस रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स सो द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम बट इलेक्ट्रिक करंट विल डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, 1/R नेट रेसिस्टेंस इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट।
अब इसका फॉर्मूला हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला हम लोग प्रूव करेंगे कि फॉर एन एग्जांपल एक सीरीज एक बैटरी है जिसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उससे हम लोगों ने तीन रेसिस्टेंसेस को, कितने रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंसेस को पैरेलली कनेक्ट किया। ठीक है, अब इससे तो जाने वाला कितना इलेक्ट्रिक करंट है, आई, लेकिन ये रेसिस्टेंस क्या, R1, ये रेसिस्टेंस R2 और ये रेसिस्टेंस R3, तो इसके अक्रॉस क्या जाएगा, I1, इसके अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस I3, बट पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग भी V। अब इसका मतलब ये है कि मुझे इसका नेट इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सम करूंगा किसका, तीनों इलेक्ट्रिक करंट जो R1, R2 और R3 के रेस्पेक्ट में है। देखिए कैपिटल I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 और प्लस में I3। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा रेसिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में डिफरेंट होता है। हम लोगों ने ओम्स लॉ से एक वैल्यू पढ़ी है V इक्वल्स टू IR, तो बेटा I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R, या हम लोग ये बोल सकते हैं R इक्वल्स टू V अपॉन I, ये भी तो हो सकती है। तो I के लिए वैल्यू क्या रहेगी, I के लिए वैल्यू होएगी V अपॉन R, V इक्वल्स टू IR और I इक्वल्स टू V अपॉन R। I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। I1, I2 की और I3 की वैल्यू क्यों फाइंड करी हम लोगों ने, क्योंकि I ही इलेक्ट्रिक करंट ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी रेसिस्टेंस पर सेम है ना, क्या है वो, V है। इसका मतलब मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 नेट इलेक्ट्रिक करंट, नेट रेसिस्टेंस, प्लस V अपॉन R2 और V अपॉन R3। इन सभी टर्म्स में लेफ्ट और राइट में देखूं तो क्या चीज सिमिलर है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V अपॉन R नेट इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इससे ये कैंसिल आउट, किससे, V से V कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R नेट, मतलब नेट रेसिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या है, जब मैं किसी भी तीन रेसिस्टेंसेस को किस टाइप के कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करता हूं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सिमिलर होता है। तो इसका मतलब उसमें मैं नेट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उन सभी को रेसिप्रोकल करके क्या करूँगा, ऐड करूँगा। रेसिप्रोकल किसके रेस्पेक्ट में, सीरीज कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा फॉर्मूला, 1 अपॉन आर नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब मैं इसी फॉर्मूले को n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस के लिए करूँ, n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस मतलब 1 अपॉन R नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। डॉट डॉट 1 अपॉन RN। इसका मतलब ये कि हम लोग किसी भी कॉम्बिनेशन में, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, कितने भी रेसिस्टेंसेस हो, उसमें हम लोग इजीली उनके रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
सीरीज कॉम्बिनेशन में आर नेट इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू डॉट डॉट आर एन तक, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वन अपॉन आर नेट इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू डॉट डॉट वन अपॉन आर एन। हम लोगों ने ये डिस्कस किया किसका, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन कौन कौन से, सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हर रेसिस्टेंस पर सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सिमिलर होता है एट एनी रेसिस्टेंस, उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो तो भी। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम लोग किसी भी वायर से या किसी भी इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो हमेशा हीट रिलीज करता है। तो इसी का ये एप्लीकेशन है जो हम डिस्कस करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द फिनोमिना इन विच अ कंडक्टर प्रोड्यूस हीट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। मतलब हम लोग किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो हमेशा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट। क्या करेगा, हीट। दिस हैपन्स बिकॉज द कंडक्टर्स ऑफर रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। मतलब ये कि जो ये सब क्यों होता है, मतलब कैसे होता है कि जो कंडक्टर होता है वो रेसिस्टेंस को ऑफर करता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। देखिए हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय और नॉर बी क्रिएट। इसका मतलब ये है कि हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ना ही उसे हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। और उसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल है, वायर, और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पास होना, रेसिस्टेंस से। कहाँ से, रेसिस्टेंस से। अब इसी को देखते हुए इसी को हम लगभग कुछ और भी बोल सकते हैं, वो बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसमें है क्या क्या, वो हीट कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट आता है करंट, सेकंड आता है रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, और उसने टाइम कितना लिया है। इसका मतलब ये कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये कि कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उस कंडक्टर से, उसका रेसिस्टेंस क्या है, और कितना उसने टाइम लिया है। ये तीनों फैक्टर्स हमको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या देते हैं, टोटल हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, किसकी वजह से, रेसिस्टेंस की वजह से, कितना करंट था आई, और कितना उसने टाइम लिया है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसी सीरीज में आगे नेक्स्ट क्या है, देखिए H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब हीट किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर पर। हीट किस पर डिपेंड है, आर पर, और हीट किस पर डिपेंड है, टी पर। इसका मतलब ये तीनों टर्म हमको क्या देता है, हीट। किसी भी कंडक्टर से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितने करंट या कितना एम्पेयर उससे पास हुआ है, और उसका कितना रेसिस्टेंस है, और उसने कितना टाइम लिया है। नेक्स्ट है इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन क्या कहा है जो हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रखी हैं, देखी हुई हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे हम प्रेस बोलते हैं हिंदी में, जो हम लोग कपड़ों को प्रेस वगैरह करने में हेल्प करती है। और नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रिक हीटर, जो हमें हीट रिलीज करता है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हीट एनर्जी में। और इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है टोस्टर, और इसकी लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक गीजर। ये वो एप्लीकेशंस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी
इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम और कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जी में। किसमें, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वो एनर्जी में, मतलब अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो डिपेंड करता है वो कौन सी टाइप की पावर है। तो इसका मतलब एक फॉर्म मतलब E1 किस में कन्वर्ट हो रही है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब E2। तो कन्वर्जन तो पॉसिबल इसमें। अब इसका फॉर्मूला क्या है, P इक्वस टू वी आई, मतलब पावर इक्वस टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देता है, पावर। अब एक और फॉर्मूला इसका पॉसिबल है, V का हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वस टू आई आर। कहाँ से पढ़ा है, ओम्स लॉ से। तो हम यहाँ पर क्या और लिख सकते हैं, P इक्वस टू आई आर मल्टीप्लाई आई। तो P इक्वस टू क्या आएगा, आई स्क्वायर आर। मैं ये बोल सकता हूँ कि पावर ऑफ किसी भी डिवाइस की या इलेक्ट्रिक पावर कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर और इलेक्ट्रिक करंट पर और रेसिस्टेंस पर। ये क्या है, पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वॉट। और हम लोग जो घरों में यूज करते हैं उसे हम यूनिट बोलते हैं मेजोरिटी में, लेकिन वो किस में होती है, किलोवाट आवर में। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी टर्म्स थी इस चैप्टर में डिस्कस करी हैं। फर्स्ट था इसमें इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड था इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट, और थर्ड था इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्थ था इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम लोगों ने कुछ डिवाइसेस की सिंबल पढ़े। उससे पहले हम लोगों ने वन वोल्ट क्या होता है उसको डिफाइन किया, और उसके बाद में हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ में दो टाइप की ग्राफ पढ़े, ओमिक और नॉन ओमिक। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन सी टर्म है जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करती है, जैसे लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। फिर दोनों कॉम्बिनेशन हमको रेसिस्टिविटी देता है, ये देखिए सामने आपके रेसिस्टिविटी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो रेसिस्टेंसेस हैं उनको कितने टाइप की कॉम्बिनेशन में हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं उन पर सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस एवरी रेसिस्टेंस सिमिलर रहेगा। फिर हम लोगों ने सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, जिसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, कोई ना कोई टाइम लेगा और कोई ना कोई उस सर्किट का रेसिस्टेंस होगा। तो हीट इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या था, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड क्या था, रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, और थर्ड था टाइम ड्यूरेशन। और इसी का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र और टोस्टर पढ़ा हम लोगों ने। और सबसे लास्ट टॉपिक था इसका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जो एक फॉर्म मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसका फॉर्मूला P इक्वस टू वी आई पढ़ा। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, P इक्वस टू आई स्क्वायर आर, जो मैंने किससे बनाया, ओम्स लॉ के फॉर्मूले से। और इसको हम लोग किसे मेजर करते हैं, वॉट में। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वॉट, जिसको हम लोग कॉमर्शियली यूनिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जो भी चैप्टर है उसमें जो भी टर्म्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। और इस सीरीज में हम लोग इसमें आगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर एक्सरसाइज लेके आएंगे। और इन सभी चैप्टर्स को ख़त्म होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे PYQs, वो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं या उनकी प्रोबेबिलिटी है आने की, क्योंकि CBSE डे बाई डे पैटर्न चेंज कर रही है। और देखिए हम लोग आपके लिए वो आसान आसान तरीके है, वो आसान आसान डेफिनेशंस ढूंढ के लेके आ रहे हैं जो आपको लिखने में, समझने में, रीड करने में और एग्ज़ाम तक, हाफ ईयरली हो आपके स्कूल के या प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, आपको वहाँ तक जाने में हेल्प करे। तो देखिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप हमारी हेल्प करिए, क्योंकि कॉपरेशन दोनों साइड से होता है। तो मेरा कॉपरेशन का मीनिंग बस एक ही है कि हम लोग आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए।
और लाइक तो देखो नेसेसरी है, और आपकी कमेंट कहीं ना कहीं हम लोगों को एक नई डायरेक्शन देती है। जैसे लास्ट वीडियो में कुछ मिस्टेक्स मेरे से हुई हैं, तो बच्चों ने मेरे को डिस्कस किया, सजेस्ट किया कि सर आप ये ना करके ये इस टाइप से करो, तो मैंने वो चीज़ें इस वीडियो में ट्राई करी हैं। और हमारे एक शुक्ला जी हैं, मैं उनका डिस्कशन जरूर करूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे बाकायदा मैसेज किए थे। तो थैंक यू शुक्ला जी। तो ऐसे ही आप सभी लोग भी कमेंट करिए, जो भी कमियां हैं हम लोग इम्प्रूव करेंगे, आप लोग नोट कराइए हम लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, हर उस बच्चे तक पहुंचाओ जिसको इसकी नीड है। और हम लोग इसमें जितना भी हो सकेगा, इन टेक्स्ट में, एक्सरसाइज में, जितना पॉसिबिलिटी होगी उतना ही आसान लैंग्वेज में क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को, ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। देखिए आज के टाइम में सीबीएसई पैटर्न डे बाय डे चेंज कर रही है, तो ये हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का आ सकता है, कितना कम का कितना ज़्यादा का। वेटेज वाला पैटर्न सही है आपका जो आप सीबीएसई हर साल प्रोवाइड कराती है हम लोगों को, बट उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है हम लोगों को। अब जो वेरिएशन है उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम अपने आप को तो प्रिपेयर कर सकते हैं कि उस लायक बने कि मान लो वेरिएशन होता भी है तो वो चीज़ हम लोग सफ़र ना करें और फेस करें उस चीज़ को। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, और ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करो दबा के, और जो भी हम लोग गलती कर रहे हैं आप लोग नोट करो और बताइए कमेंट्स में। और जैसे ही मैं सारी कमेंट्स खुद पढ़ता हूँ, जो भी कमेंट्स होंगी और जो भी कमी होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट के साथ आएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक और कमेंट देखो करना ना भूलें, बिल्कुल भी लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।